और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मसूद रज़ा साहब। वो हमें ज्वाइन करें और इसके साथ साथ थोड़ी ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी इन मामलों के ऊपर बात करेंगे। मसूद, आपकी तरफ आ रहे हैं। बतौर जर्नलिस्ट ऑब्जर्वर आपने इससे पहले भी बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं, देखे हैं। हम सबको उम्मीद ये थी कि ये फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम लेकर आएगा और बिलखसूस पिछले 1.5-2 साल से जो हालात थे वो बड़े सियासी तौर के ऊपर भी, माशी तौर के ऊपर भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे। तो इस इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल अब बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत सियासी और माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाएगी और इनको चैलेंजेस क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। इससे पहले बहुत ही खाल खाल लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये तवक्को होगी कि इन इलेक्शन के नताइज मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुए थे। इस इलेक्शन से पहले जो कुछ इस मुल्क में हो रहा था, जिस तरह से अदालती फैसले नहीं माने जा रहे थे, जिस तरह से इलेक्शन की तारीखें बढ़ रही थी, जिस तरह से इलेक्शन की तारीख दी नहीं जा रही थी, जिस तरह से निगरान हुकूमतें अपने वक्त से आगे जा चुकी थी, तो ये इलेक्शन जिस मौके पर हो रहे थे उस वक्त मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी का माहौल था और एक प्री पोल रेगिंग के इल्जामात लग रहे थे इस इलेक्शन पर और इलेक्शन कमीशन पर और मुल्क की इलीट पर, मुख्तलिफ हलकों पर। तो बहरहाल फिर ये इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त तक नजर आ रही है, लगता यह है कि बड़ा अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि वो तमाम जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, जो इस वक्त इख्तिदार में है, वो अपने किसी बयानिए पे, किसी मरकज पे खड़ी हुई नहीं है, किसी प्रिंसिपल पे खड़ी हुई आपको नजर नहीं आ रही है। यानी पीपल्स पार्टी जो कल तक ऑर्डिनेंस के हवाले से कुछ और राय रखती थी, पीपल्स पार्टी जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ और राय रखती थी, आज जब ये ऑर्डिनेंस आए और जब ये सारा मामला आया तो उसके मौकिफ में खास तब्दीली है, उसके सियासी मौकिफ में एक तब्दीली नजर आ रही है। तो साफ पता चल रहा है कि जमातें जो है ये इख्तिदार की खातिर जो है ये इस पूरे इत्तेहाद का हिस्सा बनी है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, सियासी इस्तेहकाम की तो हमने बात कर दी। माशी इस्तेहकाम, देखिए 19-20 बेहतरी हो सकती है, कुछ हम आगे जा सकते हैं, जैसे माजी में हम गए थे। कई कई मौके आते हैं, लेकिन होता यह है कि जब हम अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट कम करते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। देखना यह होगा कि क्या यह हुकूमत करंट अकाउंट को बढ़ने से रोके बगैर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकती है, ग्रोथ में इजाफा ला सकती है, नौकरियां पैदा कर सकती है। जो 10 करोड़ अफराद जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही, क्या उन्हें ऊपर लेकर आ सकती है? तो ये इम्तिहान होगा। तो ऐसे इलेक्शंस जिनके नताइज का हमें अंदाजा था कि पार्लियामान किस तरह से होगी और पार्लियामान में वही सब कुछ नजर आ रहा है, तो ऐसी हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो बहुत कोई माशी इनकलाब लेकर आ जाएगी, ये मेरे ख्याल में शायद ज्यादती होगी अपनी सोच के साथ भी और उस हुकूमत के साथ भी जो बेचारी बैठी हुई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का किरदार ऐवान के अंदर आपने देखा, ज़रा हम बाहर सड़कों की तरफ आएंगे बाद में। अभी एक तरफ जो है नवीद कमर साहब भी, खुर्शीद शाह साहब भी और पटेल साहब भी इन सदारती हुक्मनामों को असम्बली से पास करवाने की मुखालफत कर रहे थे और बड़ा उन्होंने गन गरज की बात भी की, लेकिन साथ फिर वोट भी दे दिया। तो ये पॉलिसी पीपल्स पार्टी, अभी आप इशारतन बात कर रहे थे कि अपनी इलेक्शन कैंपेन और अब हुकूमत में शमूलियत तो है ही है, कंट्रोल कोई भी कर रहा हो, तो इतना वाज़े तजाद आपको आगे चल के क्या दिखाई दे रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए नेक शगुन होगा या उनके लिए खतरात भी पैदा हो सकते हैं? खालिद भाई, आपको अभी अंदाजा हो रहा होगा, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़िश्ता 15 सालों से देख रहे हैं। अब माशाल्लाह 16वां साल है, हम नौजवानी से बुढ़ापे में आ गए इस हुकूमत को देखते देखते। सिंध तो हुकूमत, मैं आपको, जी सिंध हुकूमत, तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी का तरीकाकार यह है कि पीपल्स पार्टी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखती है। वो आप उनसे कहेंगे कि जी ऑर्डिनेंस पास हुए, तो वो कहेंगे जी हमने तो पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें की थी कि ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुल्क की मफाद में और 10 बहाने बनाकर फिर मजबूरन हमें ये सब कुछ करना पड़ा। हम मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ तकरीरें भी होंगी, आपको उनके लोग आंसू बहाते हुए, रोते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन फिर वो वोट उसके हक में दे देते हैं।
तो ये पीपल्स पार्टी का तरीकाकार है, ये हम जानते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखते हैं, और अगर आज नहीं तो कल वो इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लेंगे। बहरहाल तो ये उनका तरीकाकार है। हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुम्बिश अबरू का पर चल रही है कि जो पीपल्स पार्टी कहेगी वो इस हुकूमत को करना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही वीक हुकूमत ली है, बहुत कमजोर हुकूमत ली है। देखा जाए तो ये हुकूमत 2/3 मेजोरिटी हासिल करने वाली है, इत्तेहादियों की हुकूमत। सेनेट इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि सेनेट में भी 2/3 मेजोरिटी होगी। ऐवान ज़ेरी में तो हो गई है, ऐवान बाला में भी सूरत हाल होगी। तो कहने को ये 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत होगी, ये आईनी तरामीम भी करती हुई आपको नजर आएगी, ये बड़ी फाल अंदाज से कानून साजी भी करेगी, ये प्राइवेटाइजेशन भी करेगी। लेकिन अगर कोई पार्टी, एक पार्टी ये चाहे कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए, तो ये किसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है पाकिस्तान में। इससे पहले किसी पार्लियामेंट में हमने ये सिचुएशन नहीं देखी। मतलब 2/3 होते हुए भी काम वही होगा जो जहां से डोरियां कंट्रोल हो रही हैं। चलिए जरा शौकत बसरा साहब भी आ गए हैं। बसरा साहब, ये आपसे जरा ये पूछना चाहेंगे, हम सियासी मामलात की तरफ भी आएंगे। ये बताएं कि ये बहुत सी तनकीद हो रही है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप पेशावर हाई कोर्ट से भी अपना केस जो है हार गए हैं, मखसूस नशिस्तों वाला, जहाँ पे आपको रिलीफ मिलता रहा कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। आपको बल्ले का निशान भी वहाँ से मिल गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला हुआ तो आपको नुकसान हुआ। तो वहाँ क्या तैयारी नहीं थी या क्या मामला हुआ ये कि वहाँ से भी आपको जो है कि नाकामी हुई है? खालिद भाई, इसकी मुबारकबाद दें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फैजी साहब को। उन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसी फैसला हो गया था? इसके पीछे आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी बुनियाद वो फैसला है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का 11th आवर पे जब हमें निशानात अलॉट होने थे, हम टिकट होल्डर्स को, उनके आपको पता है कि बल्ला छीन लिया गया। और आपको पहले भी पता है जो कुछ पार्टी के साथ हुआ उसकी ये कंटिन्यूटी है। जो कुछ पूरा 1.5 साल फिर आखिरी 6 महीने जो कुछ हुआ, तो ये बल्ला छीनना हो या आपको पार्टी तोड़नी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो, 9 मई तो बहाना था, असल में निशाना तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ थे। और आज जो आपने सवाल किया है, इसको मेरी बात की रेलिवेंसी में देख लें कि आपने ना हमें कैंपेन करने दी, ना हमें कोई पोस्टर, ना बैनर, ना झंडा, ना रैली, ना जलसा, ना जुलूस, और निशान भी छीन लिया। और आज आपको जो हमारे साथ धांधली होती नजर आ रही है, आप हुकूमत कह रहे हैं। किस बात की हुकूमत? कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, ना कोई हुकूमत है। जालसाजी के जरिए आपने वो शहबाज टू काकड़, काकड़ टू शहबाज, ये फार्मूला चल रहा है। आपने 70-80 अरब रुपया कौम का लगा दिया, तो आपको चाहिए ये था, क्या जरूरत थी? वैसे ही नोटिफिकेशन कर देते इनके। जो मजलिस शुरा में एक मामला हुआ था। तो आज जो कुछ आपने सवाल किया कि हमारे साथ पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट में हमारी क्या मर्जी है? देखे ना, चले पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला तो हमारे खिलाफ आ गया, ये फॉर्म 47 वाला फैसला हमारे खिलाफ कौन दे रहा है? ये कहां से आ रहे हैं फैसले? अच्छा, शौकत बसरा जो 1 लाख से जीत के आया हुआ है, जो पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो 40,000 से आ रहा है, ये फैसला कहां से आ गया? ये भी हमारा कसूर है। देखिए ना, जब आपने हमें दीवार, इमरान खान को दीवार से दीवार लगाते लगाते, पार्टी को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान से दीवार से लगाई जा रहे हैं, ये आज को अच्छा शगुन है कि आपने पहले, मैं फिर कह रहा हूं, ये खवातीन का हक था। आप जो 52% खवातीन है उनका हक छीन रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए ना, एक बसरा साहब एक चीज बताइएगा कि ये शेर अफजल मरवत साहब भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल डिसीजन में गलती हुई। जैसे मामला शनानी साहब के साथ इत्तेहाद से शुरू हुआ था, वो चले गए कहीं बल्लेबाज के पास, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास जाएं या मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के पास जाएं। उस इत्तेहाद में भी कह रहे हैं कि फ़ैसला शायद कुछ और किया था खान साहब ने, इम्प्लीमेंट कुछ और हुआ, जिसकी वजह से जो है कि अभी कोई नशिस्त भी नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। तो पॉलिटिकली भी आप समझते हैं कि हमेशा होता है कि जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट हर जमात के अंदर अपने मोहरे डाल देती है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं खालिद भाई मरवत साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूँ। ये एक प्री प्लान था, ये हमारे साथ होना ही होना था। आप बताइए ना, हम पहले बल्लेबाज की तरफ गए। अच्छा, उसके साथ बल्लेबाज के साथ हुआ क्या बल्लेबाज के साथ जो कुछ हुआ है उसको उठाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसको आगे ले चले। MWM हमने उनसे इत्तेहाद किया,
तो उनके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म आया, पूरा हमें बता दिया गया कि जी पता नहीं तो बनाउस बिल्ला MWM जो है वो इंडिया की जमात है, उसके ऊपर कितनी तनकीद आई। अच्छा, फिर ये सुन्नी इत्तेहाद की तरफ आए, फिर ये नतीजा आया। हम किसी तरफ भी चले जाते, चूंकि मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये इलेक्शन था ही नहीं, ये इलेक्शन सिलेक्शन से अगली वाली चीज है, रिजेक्शन वाली। ये तो उन्होंने बता दिया था कि जो मर्जी कर ले तहरीक इंसाफ को। हमने पहले तो कहते थे इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने देना, और उन्होंने नहीं लेने दिया। हमारी कहां पार्टी थी? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कैंपेन करने देंगे, नहीं झंडा लगाने देंगे। अच्छा, ये सब कुछ अगर ऐसा ही होना है, आपको कोई लीगल फोरम तो नहीं मिलना, टोटल, तो फिर आप सड़कों पे भी नहीं आ रहे। खालिद भाई, सियासी वर्कर जो हमेशा अपनी ताकत, स्ट्रीट पावर आपके पास है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर रहे हैं। आपने देखा कि डे 1 से हम लोग असेंबली के अंदर भी अगर ओथ लिया है हमारे लोगों ने, तो ये नहीं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं, या अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आज़म को मिल रहा है तो हम इनको लीटमाइज समझते हैं। नो, ये जालसाज हुकूमत है, जाली वज़ीर आज़म है, जाली सदर है, जाली वज़ीर आला है, सब हारे हुए हैं अपनी सीटें। अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी आ रही हुई है जो कैलबरी फॉन्ट वाली 36 सीटों से वज़ीर आला बनी हुई है और खुद सीट हार गई है, वो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे बादशाह सलामत हो। तो ये तो जाती उम्रा के शहजादे शहजादिया बादशाहों का काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है ना, इसमें बदतरीन आमरीत से भी अगर बुरे हालात है तो वो आज है। उसकी वजह देखिए, जब आमरीत होती है ना खालिद भाई, उसमें तो बता दिया जाता है कि कोई आइन और कानून नहीं है। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं कि जी ढोंग रचाया है अपने, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि आप अवाम को इस तरह मायूसी की तरफ लेकर जा रहे हैं और उसको बदल कर रहे हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान के निजाम से कि आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है, आप कीड़े मकोड़े हैं। अवाम ने फैसला दिया, आपने 14 रुपए की बॉल पॉइंट से फैसला बदल दिया। अभी देखे ना क्या हो रहा है, ये बंदर बांट है, ये मालिक गनीमत लुटाया जा रहा है। 10 बजे तेनों किनिया सीटा चाहिए ने, 10 बजे किन्ने जितना आ जाओ साढ़े कोल, ये हो रहा है। ये कल गुजरावाले में क्या हुआ है तो गुजरावाला में हमारा दोस्त जो बेचारा जीता हुआ था 17,000 से, उसके वोट सारे रिजेक्ट कर दिए, दूसरे का एक वोट रिजेक्ट हुआ। वो 7,000 से जीता था, 10,000 वोट जो है मजीद मुस्तरद किए गए उनके, मजीद मुस्तरद कर दिया। और खालिद भाई ये और होना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं व्हाट इज द एंड रिजल्ट। अच्छा बसरा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद जरा आते हैं ना, तो इस पे मसूद आपसे भी ये पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि लीगल फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, कि कहते हैं ना कि जब तक मुज़ामत नहीं होगी तो मुफाहमत भी नहीं होगी, तो क्या ये पहले इनको मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद उस तरफ जा रहे हैं, या इनको अपनी स्ट्रीट पावर भी यूज़ करनी चाहिए और फिर हुकूमत के लिए जो पीएस पार्टी बहुत से उनके रास्ते में क्या रेड कारपेट बिछा रही है या कांटे बिछा रही है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक पर। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बातचीत कर रहे हैं। मसूद रज़ा हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मसूद, ब्रेक से पहले एक चीज़ मैं सवाल छोड़ गया था कि ये जो हालात हैं सारे के सारे, इसमें PTI की स्ट्रेटजी आपको ठीक नज़र आ रही है कि सिर्फ लीगल फोरम के ऊपर ठीक है इन्हिसार करना है, और जब तक आप स्ट्रीट पावर को यूज़ नहीं करेंगे और इसमें आप जितने भी वो तमाम मुतासरा फरीक JUI है, इसमें अचकज़ई साहब की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बाकी GDA है सिंध के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ANP है, उनको आप साथ लेके अगर आप एक दफ़ा अपनी ताकत का इजहार कर दें तो फिर तो आपको नताइज भी मिल जाएंगे और कुछ चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। तो आप समझते हैं कि ठीक चल रहे हैं जो इनकी स्ट्रेटजी है? देखिए, PTI की तो जिन हालात से गुजरी है, अब ये पार्टी बची कहाँ है। शौकत बसरा साहब जैसे चंद लोग हैं जो अंडरग्राउंड से मंजर आम पर आ गए, बहुत से तो अंडरग्राउंड हैं, बाकी की क़यादत छोड़ के जा चुकी है। ये तो इमरान खान साहब के वुकला हैं और कुछ लोग हैं जो पार्टी को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के बारे में क्लियर होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ कोई स्ट्रक्चरल पार्टी नहीं है कि उसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो, ग्रास रूट तक उसका कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो। तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, इमरान खान है जेल के अंदर। और बाकी जो आपने केसेस की बात की, तो अभी शौकत बसरा साहब जो वाइस साहब के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत बुरा फैसला था, लेकिन अभी जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है बसरा साहब, और लाइटर नोट मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा हुआ बल्ले का निशान ले लिया गया आपसे, वरना उसी बल्ले से आपके वुकला की ना पिटाई होनी चाहिए थी, माजरत के साथ। यानी आप इमरान खान साहब के केसेस जो हैं जेल के अंदर सुने जा रहे हैं,
और वहां पर उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, बजाय ये कि आप चलने दें इस मामले को और इसको फिर आगे चैलेंज करें और इन ये लकूना से इनका फायदा उठाएं। आप कहते हैं जी फेयर ट्रायल का हक दीजिए इनको, और फिर फेयर ट्रायल में उनको फिर सजाएं दिलवा देती हैं आप। यानी ये खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट हैरत ज़दा थे कि आप ये किस तरह की इमरान खान साहब का केस आप लड़ लें। फिर आप बल्ले के मामले पर देख लीजिए कि बल्ले के मामले पर जब वकला इनके खड़े हुए, कोई भी शख्स उसको वो चाहे उसकी कितनी ही हमदर्दियां पीटीआई के साथ हो, उसने देखा कि पीटीआई के वकला अपने केस को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। अब ये मखसूस नशिस्तों का केस पेशावर हाई कोर्ट, जहां से मुसलसल आपको रिलीफ मिल रहा है और हम समझ रहे थे यहां से इस दफा भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वहां पर आपके वकला पहले दिन तो पहुंचे ही नहीं, दूसरे दिन पहुंचे तो उनकी तैयारी मौजूद नहीं थी। तो ये किस तरह से आप लोग केसेस को लड़ रहे हैं और किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपकी बसरा साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन एक चीज जो अभी देखें, पार्टी स्ट्रक्चर डेफिनेटली बड़ा क्रैकडाउन रहा 1.5 साल से इन पार्टी के खिलाफ। अभी तो केपी के अंदर हुकूमत आ गई और आप इलेक्शन से पहले भी देखें केपी के अवाम जो है कि वो एक सिंगल कॉल के ऊपर, एक सिंगल ट्वीट के ऊपर वो बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पे तो अब तो हुकूमत अपनी है, इंतज़ामिया अपनी है, वहाँ से तो एटलीस्ट ये ऐसा एक मोमेंटम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। जी देखिए, ये इतना आसान नहीं होगा। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर जो उनका जेस्चर था, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल मज़ाहमत वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। बाहर आके जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें कहीं मज़ाहमत मौजूद नहीं थी। तो जब आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं तो आपका मिजाज कुछ और होता है। हाँ, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब उनकी हुकूमत है, वहां पर पार्टी स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, वहां पर वकला जो उनको तैयार भी होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि पहले दिन इस केस में वकला पहुंचे ही नहीं और दूसरे दिन जब पहुंचे तो उनकी तैयारी मौजूद नहीं थी। तो कई सवालात पैदा होते हैं कि क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। अच्छा, ये बसरा साहब, आप डेफिनेटली जो कमेंट्स किए हैं मसूद ने, आप उसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। एक चीज़ जो मैं इसमें एक इजाफा कर दूं, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, मसूद उसका तस्करा कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हो चुका है। तो ये जो आप समझते हैं कि इस वक्त आपकी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं, और क्योंकि उन्होंने आते ही बड़ी 2-4 बयान दिए थे जी कि तमाम मुकदमात ख़त्म होने चाहिए और झूठे मुकदमात वालों के ख़िलाफ़ हम केस करेंगे, जुडिशल कमीशन बनाएंगे 9 मई का। तो ये उसका कोई रिएक्शन है या वाकई इनमें भी आपको नज़र आता है कि केसेस में जान है? खालिद भाई, पहली बात तो ये है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, इमरान खान के साथ हुआ है, पार्टी के लोगों के साथ हुआ है, मैं अगर 4 आमरों का दौर भी इकट्ठा करूं तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, शायद 20% भी नहीं होगा। बात सिर्फ ये होती है कि शौकत बसरा के खिलाफ या हमारे लीडरान के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ पे तो हर घर घर की एक कहानी है। शौकत बसरा को आप टच करेंगे, मेरी एक अपनी दास्तान है कि किस तरह एक वर्कर को, शौकत बसरा को मुकदमे दर्ज किए गए, 6 महीने से दर बदर रहा, घर से निकला, घर को तोड़ फोड़ की गई, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए गए। और बात वहां भी नहीं रुकी ना, बात माओ बहनों बेटियों तक चली गई। आप इमरान खान को देख लें, 200 मुकदमा दर्ज कर दिया आपने, आनन फानन, दहशतगर्दी, गद्दारी, करप्ट। उसके बाद बात वहां नहीं रुकी, निकाह तक आप चले गए। तो ये एक इन हालात में जब आप पार्टी फेस करती है ना, जो फेस कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर जिस तरह गुल्लू भट्ट के तौर पर काम किया पुलिस वालों ने, और जिस तरह उन्होंने मानने वालों के हुक्म माने, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो जुल्म जबर की कहानियां हैं, आपको एक एक घर की कहानी देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात मैं फिर कहूँ, ये गुत्थी सुलझाने वालों ने ना बड़ी मेहनत से सुलझाई है। ये पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। मैं फिर बार बार जो कह रहा हूं कि मार्शल से भी बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। आप क्या कह रहे हैं कि इदारे काम कर रहे हैं, अदालतें काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बड़ी माजरत के साथ इसका जवाब नहीं में है। पेशावर हाईकोर्ट, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ये कुछ जजेस हैं जहां पे हम देखते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, मेरिट पे बात करते हैं। जैसे
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सितार साहब है, सुप्रीम कोर्ट में यू कैन नेम देम, आप इवन पिंडी कोर्ट में, मैं लाहौर कोर्ट में, आप टिप्स पे वो जजेस के नाम ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो जजेस फैसले देते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमारे फैसलों से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, जाएं जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर रिलीफ मिलेगा। जो हम बार बार बात कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट वाली कि वुकला तैयारी के साथ नहीं गए, वुकला नहीं, मैं फिर डिसएग्री करता हूं। मेरे भाई, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, उसके बाद जिस बहाना क्या बनाया गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो सीट ही कोई नहीं है, MWM में चले जाते उनकी भी सीट नहीं थी, शिरानी ग्रुप के साथ चले जाते उनकी सीट भी नहीं थी। बात ये नहीं यहाँ पर रुकती। आइन क्या कहता है? आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई जमात एग्जिस्ट कर रही है और मैं जीत कर आ गया हूं और मैं वहां पर जाकर मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो इन जो सीटें, रिजर्व सीटें, मेरा हक है, मेरा हक है वो रिजर्व सीटें, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलें अब इससे आगे चलते हैं। आपने कहा कि क्या जो मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। हमें किसी किस्म की तवक्को इस सिस्टम से नहीं है। बिल्कुल खालिद साहब, मज़ाहमत ही अल्टीमेट है। अभी आपको पता है ये जो ढोंग रचाया गया है, जो लोगों के साथ उनके इत्माद को ठेस पहुंचाई गई है, अवाम का तो इत्माद उठ गया आपके पूरे निज़ाम के ऊपर। और जब आपका निज़ाम से, इदारों से इत्माद उठता है, निज़ाम से इत्माद उठता है, तो फिर क्या होता है? फिर अफरा तफरी होती है, फिर इंतशार होता है, लोग इन अदालतों में जाना छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, लोग अपनी अदालतें लगा रहे हैं, लोग अपने फैसले सुना रहे हैं। तो ये अफरा तफरी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। और तहरीके इंसाफ, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं इमरान खान, उनके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, 2 कातिलाना हमले आप उनके ऊपर कर चुके हैं। पता चलता है जनाब अफगानिस्तान से दहशतगर्द चलते हैं, वो अडयाला पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, मुकला नहीं मिल सकते। अभी क्या करें जी, आप वीडियो लिंक पे मिले। मसाइल ही मसाइल है। वीडियो लिंक पे तो वो नहीं करवाते, वो तो इस्लामाबाद में उनकी वीडियो लिंक की हाजिरी नहीं हो रही। वो तो एक तस्वीर इलेक्शन से पहले निकली थी, बड़ी तनकीद हो गई उसके ऊपर भी। हाँ जी, हाँ जी। तो खालिद भाई, हल एक ही है, मुज़ाहमत, मुज़ाहमत और मुज़ाहमत। चले देखते वो कब करते हैं। जरा मैं मसूद, आप ये बताएं कि ये मुज़ाहमत तो शुरू होगी सो होगी, पीपल्स पार्टी कितना देर तक जो है कि नून लीग के साथ चल सकती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लेजिस्लेशन में बात की और फिर अभी आप देखें चेयरमैन इरसा की तकरीर के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आके प्रोटेस्ट किया और वो 24 घंटों के अंदर नोटिफिकेशन वापस। तो ये अभी एक हल्का सा हिंट दिया था अभी बसरा साहब ने कि शायद को 20-25 नशिस्तें और जो जैसे गुजरांवाला में रिकाउंटिंग हुई दी जाएगी। तो शायद ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग के लिए थोड़ी आसानी पैदा की जा रही है कि इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल ना हो, एटलीस्ट कुछ खुद फैसले भी कर सकें। तो क्या नजर आ रहा है खालिद भाई? एक बात ऐड करूं जी, क्या ये इनको करना ये चाहिए कि सारी की सारी सीटें दोबारा छीन ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफिकेशन कर दें बाकी लोगों का, ताकि इनके लिए मसला आसान हो जाए ना। जो जो कुछ करना चाहते हैं, जो जिस तरह की हुक्मरानी करना चाहते हैं, करके देख लें, शौक पूरा कर लें, अपनी आखिरी हद छू लें। चले वो अभी वो रूस के हालात का जायजा लें ना, शायद वहां से भी कुछ सीख कर आ जाएंगे वो। जी मुझे लगता है इलेक्शन ही कराने गए हैं। वैसे तो दुनिया में जहां इलेक्शन हो इनको ले जाएं। जी बसरा भाई शेर याद आ रहा है कि कोई तावीज हो रद्दे बला की, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। तो आपके पीछे जो मोहब्बतें पड़ी हुई है ना, उनसे आप रद्दे बला का तावीज दीजिए, और कोई हल नहीं है आपका। तो कुछ झाड़ पूछ करवाइए। नहीं, वो रद्दे बला भी कोई एक हो तो तब ना इनके खिलाफ बला तो एक ही है। देखें, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। इंसान एक चाल चलता है, लेकिन होता है वो जो मेरा रब चाहता है। ये जो जमीनी खुदा बने हुए हैं ना, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े जमीनी खुदा देखे हैं। जब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। मैं किस किस की मिसाल दूं आपको? दुनिया में मिसाल ले लें या अपने पाकिस्तान में ही ले लें। यहाँ तोबा नाउज़ बिल्लाह, मुशर्रफ अपने आप को क्या समझता था? इस तरह मुक्के लहराता था, मेरी ताकत। ज़िया-उल हक अपने आप को क्या समझता था? जनरल बाजवा अपने आप को क्या समझते थे? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी क्या समझता था? खोसा क्या समझता था? साकिब निसार क्या समझता था? क्या हुआ? सबको फना होना है। बसरा साहब जरा चले, जरा वो आते हैं जरा ये पीएस पार्टी नून लीग की जो ये फोर्स मैरिज जिसको कहा जाता है, कब तक चलेगी? खालिद भाई, ये मुझे लगता है कि ये सवाल गलत है कि नून लीग कब तक चलेगी, पीपल्स पार्टी कब तक चलेगी। चलना तो दरअसल नून लीग को है। नून लीग को ये जो
10-15 नशिस्तों की जो बात की जाती है मिल भी जाए तो भी नून लीग की अक्सरियत नहीं होती, उसको एमकेएम के साथ फिर भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़नी है। और ये निजाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2/3 मेजोरिटी वाला निजाम है, इस निजाम को लाया इसलिए गया है कि आपने मुल्क में रिफॉर्म्स कर दी हैं। वो रिफॉर्म्स जो ये सियासी लोग कभी नहीं करते। अब सूरत हाल, मैंने पहले भी कहा कि इन सियासी जमातों के हाथ में कुछ भी नहीं है कि ये अपना एजेंडा चलाएं, इन्हें एजेंडा भी वो चलाना है जो इनको मिलेगा और इनको बड़ी मजबूती से चलाना होगा वो सब कुछ। नून लीग इस काबिल नहीं होगी कि वो हुकूमत को छोड़कर चली जाए, पीपल्स पार्टी की उससे बात माननी होगी, पीपल्स पार्टी भी इस काबिल नहीं होगी कि इनके बगैर कुछ कर सके, तो इनका भी अपना एक वेटेज होगा। बेचारी एमकेएम तो 22 नशिस्तें लेके फारिग हो गई, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो ये निजाम बड़ा मजबूत और बड़ा ही कमजोर निजाम है, मगर ये निजाम जिस तरीके से बनाया गया है, मुझे लगता है ये अपने 5 साल पूरे करेगा और हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है इस मुल्क के पहले वजीर आजम जो अपने 5 साल पूरे कर लें। बाकी रही बात बसरा साहब की मज़ाहमत की, तो जनाब मज़ाहमत आपने बहुत की, आपके खिलाफ भी बड़ी मज़ाहमत हुई, लेकिन मज़ाहमत से कोई हुकूमत नहीं गई इस पाकिस्तान में, एहतजाज से कभी हुकूमत नहीं गई है। हुकूमतें जाने की वजूहात कुछ और होती हैं, और शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम है, उनके खमीर में ही वो चीज़ नहीं है जिससे हुकूमतें जाती हैं। तो मुझे ये हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आती। नहीं, वो जो आसान रास्ता था, एक किसी ने कहा था कि आसान रास्ता हमें भी मालूम है लेकिन हम अपनाएंगे नहीं, तो वो कोई आसान रास्ता शौकत बसरा साहब आपके पास नहीं है कि? देखिए, 2 मिसालें देता हूँ। जुबैर उमर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें जनरल बाजवा के पास भेजने वाले मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी थे, और दूसरी तरफ बातें क्या कर रहे थे, उनकी वीडियो चला रहे थे गुजरावाला जलसा के अंदर, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दूसरी मिसाल, अभी जावेद लतीफ ने 2 दिन पहले क्या कहा है, उन्होंने कहा हम तो कठपुतलियां हैं, हम तो कठपुतलियां हैं, हमारे पल्ले तो कोई चीज नहीं है। जो हमारी कठपुतली को लहराएगा, जिस तरफ लेके जाएगा, जो कहेगा हम वो करेंगे। हमें तो पता ही नहीं कि निजाम कहाँ से आया है, कौन मुंतखब हुआ है, ये मोहसिन नकवी कहाँ से है, वुज़रा कहाँ से है, वो तो ओपनली लोग कह रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं आपको कहूँ मेरे भाई, ये निजाम नहीं चाहते। मैं मसूद साहब से बड़ी माजरत के साथ, नहीं, वो कह रहे हैं 5 साल चलेगा। मेरी सुन लें, आप दहशत के साथ, खौफ के साथ, जबर के साथ निजाम को नहीं चला सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। बसरा साहब, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ, आप वो रास्ता इख्तियार करें जहां से आपका मसला हल होता हो। मज़ाहमत मसले का हल नहीं है। अच्छा, वो बसरा साहब की तरह कॉल ड्रॉप हुई है, दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा मसूद, ये बताएं कि एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की सारी सियासत जो है ना, वो हमारी क्या किसी और की खारजा पॉलिसी के साथ भी जुड़ी होती है। आज अमेरिकी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और 20 मार्च को जो कांग्रेस की ऐवान नुमाइंदगान की जो खारजा अमूर कमेटी है उसका भी इजलास हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया, और उस पर डिबेट क्या होनी है कि इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान कैसा है और अमेरिका के पाकिस्तान से तल्लुकात क्या होने चाहिए। तो ये इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान अमेरिका की नज़र में क्या हो सकता है, और इस कमेटी के अंदर डोनाल्ड लू साहब का भी स्टेटमेंट होगा। मारूफ ज़माना वो साइफर केस सारा का सारा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वाशिंगटन की जो है सूरत हाल वो पाकिस्तान से मुतल्लिक किस नौयत की होगी? देखें, वाशिंगटन ने पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से बस इतना ही कहा कि जी साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, या कहीं कहीं शिकायत। उसने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कबूल भी किया, और उसने कहा कि मिल्क के साथ काम करेंगे, सदर जरदारी की सदर बनने को भी कबूल किया। तो ओवरऑल अगर आप देखें, हम कितनी ही बुराई करें इस इलेक्शन की, अमरीकी इंतजामिया, अमरीकी रजीम जो है वो हमारी हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। अरब ममालिक से आपको यही मैसेज मिल रहे हैं, चीन से आपको यही मैसेज मिल रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान को किसी भी मुल्क को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है और हम भी उसका पार्ट हैं। तो और हम तो बड़े मकबूज मुल्क हैं, तो डेफिनेटली हम पर दबाव भी ज्यादा होता है, हमें बातें भी ज्यादा माननी पड़ती हैं, हम बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए। तो अच्छी बात यह है कि सूरत हाल में आप इसे कुछ लोग जो है बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को होती है। सबसे ज्यादा इमदाद आप अमेरिका से लेते हैं, उसके बाद आप चीन किस तरफ देख रहे हैं, फिर आपके अरब ममालिक हैं जिनसे आपके दोस्ताना दरीना ताल्लुकात हैं। अगर ये सब कुछ बहाल हो रहा है और पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ सकता है और हम
कुछ लोगों को खतरे गुर्बत से नीचे ला सकते हैं। अगर 10 करोड़ बंदा जो है आपके घर में, आप दो वक्त का खाना नहीं खा सकता है, तो और अगर आप उसको खाना खिला सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं तो तहरीक इंसाफ से भी कहूंगा कि लड़ाई झगड़ा जो है उससे किसी कोई फायदा नहीं है। अवामी कुव्वत आपके साथ मौजूद है, पार्लियामान में आप पहुंचे हुए हैं, इस निजाम में ऑपोजिशन का आप किरदार अदा कीजिए, और अगर आप अक्सरियत हासिल करें तो टॉपल कर दें हुकूमत को, लेकिन निजाम को टॉपल मत करें, निजाम को चलने दें। मैं बसरा साहब आखिरी 2 मिनट है, आपसे चाहूंगा कि इस पे कमेंट्स भी कर लीजिएगा, और साथ दूसरा ये बताइएगा, बहुत सी ऐसी खबरें भी हैं कि अब आपने इलेक्शन करवा ली हैं, अप्लाई कर दिया इलेक्शन कमीशन में, तो क्योंकि रिजर्व सीट तो मिली नहीं, फिर अब वापस अब तमाम के तमाम अरकान अब PTI में शमूलियत के हवाले से जम होगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI में, या क्या होगा? मसूद साहब, पहली बात तो खालिद भाई, मैं मसूद साहब ने जितनी गुफ्तगू की है मैं उससे ना बड़ी मादरक साथ मुकम्मल गुफ्तगू से इख्तलाफ करता हूँ। ये जो हमारा ये ढोंग है ना अमेरिका वाला कि जी वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें वो इमदाद आ जाएगी तो हम सदा गुर्बत से नीचे आ जाएंगे, क्या हुआ? 76 साल से जो तमाशा लगा हुआ है, कब आप सतह गुर्बत से नीचे आ गए? कितने आपने उनसे इमदाद ले ली, कितने आपने तरक्का ली, क्या किया अमेरिका ने? वो एक बड़ा ट्रेड पार्टनर के हवाले से बात हो रही थी, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनके भाईजान उनके अपने मफादात हैं, ये उनको सूट करता है। ये जो निज़ाम अभी आया है, और ये निज़ाम उनकी मर्जी के साथ आया है। जाहिर है कि उनको नहीं पसंद इमरान खान जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, उनको इमरान खान नहीं पसंद जो कहते हैं कि हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। जाहिर है उनका अपना एजेंडा है। अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाना है, उन्होंने अगर भारत के साथ इनके मामला सेट करवाने हैं, अगर कश्मीर वाला इशू हल करवाना है, और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कोई अपना एजेंडा लागू करना है, उनके तो अपने मामला हैं। मुझे बताइए कि हमें क्या मिला अफगान जहाज से? हमें वहां पर सवाए लाशें उठाने के या क्लाशनकोव कल्चर के या हीरोन कल्चर के अलावा क्या मिला? हम उनके मकासद के लिए इस्तेमाल हुए, और जब भी हमें अमेरिका की जरूरत पड़ी, क्या हमें उन्होंने फायदा दिया? अच्छा, ये बताएं कि PTI सुन्नी इत्तेहाद वापस PTI में जम होगी नहीं होगी अभी? जी, ये मुझे बता दो, लास्ट मिनट है। बिल्कुल, हमने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, पार्टी के हमने इलेक्शंस जमा करवा दिए हैं, और उसी के ताबे हमारे सब लोग जो हैं दोबारा अपनी पार्टी में वापस आ जाएंगे। और अभी आपने जो कहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, डेफिनेटली जो पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला है उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग इलेक्शन का ये जो मसूद साहब ने एक और बात कहा कि आप सिस्टम को मान लें, सिस्टम को तस्लीम कर लें, ये सिस्टम को तस्लीम करते करते तो ये पाकिस्तान का हाल हो गया। ओ भाई, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो मैंडेट वापस कर दें, हमारा मैंडेट वापस करेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। और चले मैंडेट तस्लीम कर लें तो सिस्टम खुद तस्लीम हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका, मसूद रजा बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आप ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक वापस जब आएंगे हम तो आपको टेलीकॉम सेक्टर से मुतल्लिक एक बड़ा स्कैंडल है, उसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि इस हिस्से में हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े स्कैंडल के हवाले से, और ये मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग के नतीजे में पाकिस्तान को एक बड़े मुहतात अंदाजे में कोई 100 से 150 अरब रुपए सिर्फ टैक्सों की मद में नुकसान होता है। कि पाकिस्तान में अगरचे 30 से 35 मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे कि यहाँ पे वो हैंडसेट तैयार करें, लेकिन जो स्मगलिंग हो रही है उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक अच्छा खासा ये बोझ पड़ रहा है। और इसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम जिस तरह से सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं, और फिर हर आए दिन जो है कि यहाँ पे जिस किस्म की पाबंदियाँ होती हैं, कभी इंटरनेट बंद होता है, कभी सोशल ऐप्स बंद होती हैं, और कभी फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी दहशतगर्दी के हवाले से, और कभी बहुत से पॉलिटिकल रीजंस भी होती हैं इसकी। तो इससे जो पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, या सर्विसेज इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़ुबैर कसूरी साहब जो IT टेलीकॉम सेक्टर के बड़े पुराने सीनियर रिपोर्टर हैं, और बहुत ज़्यादा काम इन्होंने इस सेक्टर पे किया हुआ है, वो हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग आजकल वैसे भी SIFC जब से बनी है, कभी हम डॉलर की स्मगलिंग रोकते हैं, कभी हम आटे की स्मगलिंग रोकते हैं, तो ये उनके कहीं नज़र पे नहीं पड़ा कि इतना ये नुकसान कितना हो रहा है, और हमारी जो इंडस्ट्री है ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और कितना लॉस हो रहा है इसको? ये जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो काम है ये मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स और जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को ये एक लेटर लिखा है, जिसमें एक बंदा इनका मोबाइल फ़ोन बनाने वालों का और एक मोबाइल फ़ोन चलाने वालों का, यानी कि जैज़ के, ये दोनों एसोसिएशंस के, उनका ये ख्याल है कि ये बल्कि पब्लिक का, अब देखिए पाकिस्तान में 18 करोड़ से ज़ायद लोगों के पास एक्टिव मोबाइल फ़ोन हो गए हैं।
पाकिस्तान इस वक्त बिगेस्ट इसकी प्रोड्यूसर है और अभी और भी डिमांड है। पहले हम सारा ये डॉलर पहले ज़्यादा बाहर जाता था, जब से हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो डॉलर कम हुआ है। दूसरी बात ये पाकिस्तान अपना बजाते खुद इतना बड़ा इसकी डिमांड है हैंडसेट की कि वो पूरी अभी नहीं हो पा रही, मे बी अभी साल 2 साल लगेंगे। अच्छा, ये स्मगलिंग के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी डिमांड एनुअली या मंथली कितनी है इस वक्त? और ये कोई देखें, अभी हम 20-1 लाख फ़ोन बनाने के करीब पहुँच गए हैं। कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा अगर एलसी ज़्यादा खोले तो ज़्यादा बना, और एलसी खोलने के लिए भी जो इन्वेस्टर्स है वो कहते हैं इससे लंबा प्रोसीजर और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि एलसी के लिए भी एफबीआर ने 2-3 और पीटीए या ईडीपी एक विंडो नहीं है, यानी कि एक विंडो हो तो इन्वेस्टर में भी जल्दी आए। अब ये ज़्यादातर चाइनीज़ हैं सारे जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि देखें स्मगलिंग को भी रोकें आप, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में डिजिटल विजन की तरफ बढ़ना है, हर बंदे के हाथ में एक स्मार्टफोन देना है, तो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में जो रेशो है टैक्स की ऑन मैन्युफैक्चरिंग वो सबसे ज़्यादा है। जैसे एक आईफोन है, जब भी प्रो मैक्स है जो कि हर बंदा लेना चाहता है बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और अच्छे फ़ोन है, वो 1,70,000 पे आपको पे करना पड़ता है टैक्स। अच्छा, ये टैक्स कुछ लोगों ने या गवर्नमेंट के कुछ अदारों ने जान के ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। वो इसलिए कि जब वो बाहर से स्मगल्ड होके आता है दुबई से, तो वो जब यहाँ पे आता है तो उसका टैक्स जो है ना वो एयरपोर्ट पे ही तय कर लेते हैं। एक रिश्वत का बाजार है वो 20-30-40 हज़ार रुपया। अच्छा, हालांकि वो इन्होंने एक कोई एसओर वगैरह निकाले हुए हैं कि जी आप स्मगलिंग करने के लिए 2 फ़ोन ला सकते हैं, चलाने के लिए 1 ला सकते हैं, लेकिन ये कराची, सियालकोट, लाहौर के एयरपोर्ट से रोज़ाना दर्जनों नहीं हज़ारों फ़ोन गुजरते हैं। वो हज़ारों फ़ोन जब गुजरते हैं तो वो पाकिस्तानी सिस्टम में आके कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, जबकि लीगल जो फ़ोन आते हैं वाया कंपनीज़ के थ्रू, जो कि आईफोन या सैमसंग ये सारे फ़ोन मंगवाती हैं, तो वो आप जब फिगर्स देखें, मैंने फिगर दिए हैं आपके प्रोड्यूसर्स को भी, वो फिगर आईफोन 12 फ़ोन आए हैं, कहीं 150 फ़ोन आए हैं, जबकि सिस्टम पे वो हज़ारों फ़ोन एक्टिव हो रहे होते हैं। तो ये पीटीए का अपना सिस्टम भी है जहाँ पे आप रजिस्टर होते हैं जाके, उस वक्त तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते, काम ही नहीं करता जब तक आप ला के यहाँ पे उसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे। तो वो फिर कैसे, जब उसमें इनवाइस देनी पड़ती है और आप फिर इनवाइस भी पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट कंट्री है इस वक्त। सेंटर में हम यहाँ से फ़ोन आके अफगानिस्तान भी जाते हैं, मतलब चीज़ें यहाँ से चोरी के फ़ोन भी उधर जाते हैं कि बिकॉज ऑफ टैक्सेशन का सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान एयरपोर्ट से जो फ़ोन लैंड करता है तो वो आके ज़रूरी नहीं है पीटीए के सिस्टम में ही एक्टिव हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक्टिव हो भी गया तो 1,70,000 रुपये कैसे जस्टिफाई करेंगे, जबकि असल फ़ोन की कीमत 3 लाख है, यानी कि आप 50% टैक्स आपने ले रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में 6-7 लाख का फ़ोन हो गया। तो 6-7 लाख तो पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी इतना महंगा फ़ोन नहीं है। तो आप अपनी जो यहाँ पे डिजिटल एक विजन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे फैलाएंगे आप, पब्लिक को कैसे आगे 4G या 5G की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? इन्वेस्टर्स ये कहता है कि यहाँ पे फ़ोन ज़्यादा बनाने दें हमें, और जो ये टैक्सेशन है इसको कम करें। इसके लिए मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने और ये मोबाइल फ़ोन जो है कंपनीज, इन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, इस पर एक कमेटी बना दी, और कमेटी में उन्होंने कहा जी आप कोई सिविलियन भी ले लें और हमें 1 महीने में सिफारिशात दे दें, क्योंकि उस कमेटी के अंदर भी यही चीज़ें डिस्कस होंगी कि टैक्स कम किया जाए, और टैक्स अगर कम करेंगे तो पाकिस्तान में फ़ोन ज़्यादा बनेंगे, पाकिस्तान में फ़ोन लोगों तक ज़्यादा क्वालिटी एक बड़ा इशू रहा है। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी एक ज़माने में, अभी भी जितनी भी जो बाहर से आती हैं असम्बल, जापान असम्बल या बाकी हैं, तो उनकी अब सस्पेंशन और हर चीज़ आप देखेंगे कि आप बैठने और लोकल जो बनती है बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि लोकल जो बन रहे हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर के या बहुत से प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं रेदर देन कि जो नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मैंने काफ़ी मैंने फैक्ट्रीज विजिट किया। ये देखें पाकिस्तान में 64 पार्ट्स आते हैं बाहर से, और ये जो 64 पार्ट्स की जो क्वालिटी है उसकी, जो से आप कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, इवन के चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल पैरेलल मशीनरी खड़ी की। इवन कि इंडिया में भी इस लेवल की मशीनरी नहीं लगाएगी, क्योंकि इंडिया के साथ तल्लुकात उनके ख़राब हो गए कंपनियों के। तो अभी पाकिस्तान में जो मशीनरी सेटअप है, ये चाइना ने अपने बाद पूरी दुनिया में, यानी पाकिस्तान में वो सेटअप लगा लिया है, और उसके अंदर चाइनीज़ ही बैठा दिए हैं। और चाइनीज़ को ज़ाहिर बात है हमारे वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज उनको लुक आफ्टर करते हैं, और इसकी क्वालिटी पे ये फ़ोन, यही फ़ोन। अच्छा, हम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम क्यों नहीं उतनी तरक्की कर पा रहे? कि वियतनाम बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी मईशत भी कोई इतनी नहीं है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री की बुनियाद के ऊपर
कहाँ से कहाँ चला गया, और शायद उसकी जो सिर्फ $85 बिलियन $85 बिलियन अगर उसकी एक्सपोर्ट्स हैं तो हमारी तो पूरी जीडीपी जो है कि वो 300 ये साढ़े 300 सर जी, ये अरब डॉलर की है। 85 बिलियन एक कंपनी की उनकी एक्सपोर्ट 85 बिलियन। हमारे यहाँ आपको पता है कि टेक्सटाइल का बड़ा वो एक बहुत बड़ी माफिया है और गवर्नमेंट से अपनी सिफारिशात वो करा लेते हैं। इसी तरह अगर मोबाइल फ़ोन पे हम आएँ तो मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट पे ध्यान दें तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई वज़ीर का जो अगर प्रॉपर वज़ीर लगाएं जो इसी डिपार्टमेंट का हो, कहीं बाहर से ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। IT टेलीकॉम हमारे मिनिस्टर समझ में ऐसे होते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती कि इनको पूरे स्पेलिंग भी उसके आते हैं या नहीं आते। अब देखें वो आपको पता है IT टेलीकॉम का जो मिनिस्टर है अगर देखा जाए तो इन सारे मिनिस्टर से पावरफुल है कि उसका उन्होंने एक सिस्टम बना दिए हैं। एक IT एंड टेलीकॉम का जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन बोर्ड भी है इसका PTCL यूफोन का, वो इतने पैसे ले जाता है कि शायद ये मिनिस्टर पूरे साल में नहीं लेते। तो कहने का मतलब है वो मिनिस्टर इधर जो लगाते हैं ये बहुत बड़ी पोजीशन। लेकिन हम वहाँ पे देखो, एक तो हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, स्किल नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स बहुत टैलेंटेड हमारे पास है, पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है, लेकिन शायद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरा इन्वायरमेंट है, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि हम हर हफ्ते 10 दिन के बाद तो कहीं ना कहीं हम जो है स्विच बंद करने के आदी हैं। कहते हैं जी वो ज़ेर समुंदर शार्क ने जो है कट लगा दिया आके। तो जब हम अपनी इंडस्ट्री को खुद सर्विसेज सेक्टर, एक तो ज़ेर समुंदर शार्क है ना, तो एक इधर भी कोई होगा जो काटता होगा। असल में सर ये IT एंड टेलीकॉम से नावाकिफ़ लोग हैं। देखें ये चीज़ें आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है IT एंड टेलीकॉम से यहाँ पाकिस्तान के लोगों को आप दूर रखना चाह रहे हैं, आप पहाड़ों पे वापस भेजना चाह रहे हैं। अब इसका तरीक़ाकार है, आप अपना सिस्टम बनाएं। पूरी तुर्की ने भी SOPs बना ली हैं, यूरोप ने भी बना ली हैं। आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ बैठ जाएं, इनको चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन PTA की डायरेक्शन कहीं और जा रही है, और PTA वालों ने मैं कोर्ट में भी कल कह दिया है कि जी वो रिकॉर्डिंग वाले मामले पे तो कोई और ही करते हैं, हमें पता नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये कि वैसे हम आंखें बंद करके इस तरक्की नहीं कर सकते। जैसे ये मोबाइल फ़ोन सेक्टर है सर, अगर इस पे ध्यान दे, जैसे ये कमेटी बनी है और इस कमेटी की सिफारिशात गवर्नमेंट मान लेती है, गवर्नमेंट आधी मान लेती है, तो इस पाकिस्तान में फ़ोन और सस्ते हो जाएंगे। देखिए आपके पास जो फ़ोन है ना, ये अगर 50,000 का है ना, अगर ये थोड़े से 2-3 काम हो, यही फ़ोन आपको इससे बेहतर क्वालिटी का 25,000 में मिलेगा। दो चीज़ें बड़ी अहम है सारे सेक्टर के अंदर, हमारे पास 2-3 मिनट हो रहे हैं, कि एक तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जिस पे हम बात करें, एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और पॉलिटिकल के साथ साइबर क्राइम जुड़ा हुआ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इदारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर तनकीद होती है, गालम गलोच होती है, तो जिसकी वजह से बार बार इसको बंद करते हैं कि शायद नैरेटिव नहीं बन पा रहा किसी का बन पा रहा है, तो उसको हमने रोकना है। तो कवानीन के अंदर आप कैसे इसको रेगुलेट किया जा सकता है कि आप इस पे भी काबू पा लें, लेकिन आपकी इंडस्ट्री मुतासिर ना हो, और आपका जो इन्वेस्टर है, खा वो लोकल है या इंटरनेशनल है, वो आप पे इन्वेस्टमेंट करे इस सेक्टर के अंदर, और आपकी थ्रू सर्विसेज जो है कि आपकी एक्सपोर्ट और गुड्स के अंदर भी अगर मोबाइल या एक्सेसरीज यहाँ बनती है और एक्सपोर्ट होती हैं, तो आप वियतनाम के मुकाबले हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए थी, लाइसेंस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, ये मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ कि ये वाहिद लाइसेंस है जिस पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स, और मैं भी इसमें चाइना के लोगों के इन्वेस्टर्स का ख्याल हो। अदरवाइज तो आप मुझे कोई चीज़ पाकिस्तान में फ्री लेके दिखाएं ज़रा। दूसरी बात ये कि ये ही सेक्टर सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट है, चेक एंड बैलेंस वाला सेक्टर। इसमें एक पेन, एक इवन के कोई चीज़ भी इधर उधर नहीं हो सकती, एवरीथिंग इज़ ऑन। इसकी सबके बार कोड है, सिस्टम्स हैं, सब कुछ है, और ये आप कोई इसमें 1 रुपया भी टैक्स चोरी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को, असल में आप जो बात कर रहे हैं ना सर, इधर बार बार क्यों चीज़ें कभी आगे चली जाती कभी पीछे चली जाती हैं, ये असल में पसंद और नापसंद का मामला है। गवर्नमेंट अपना काम करे, गवर्नमेंट जो अहल लोग हैं उनको मिनिस्ट्रीज़ में लेके आए, सेक्रेटरी काम का बंदा लगाए। और दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्री है ये चल रही है, आज की थोड़ी चल रही है, 20-20 साल हो गए लोगों को, ये जैज़, भारत, यूफोन चल ही रहे ना। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ बंदे तो इतना बड़ा सेटअप नहीं चला सकते ना। इनके साथ बैठ जाएं और बैठ के उसके बाद फैसला कर लें। तो गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल, अगर अहल लोग लगाएंगे तो ये अपना काम करें। राइट पर्सन एट राइट प्लेस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर कसूरी साहब, आपका बात कर रहे थे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कि 100 से 150 अरब एक मुताद अंदाज़ा है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू के अंदर खसारा हो रहा है। अगर इसको हम काबू पा लें, और दूसरा ये हम हर रोज़ शार्क छोड़ देते हैं कहीं समंदर में और कहीं सहरा में और कहीं शहरों के अंदर, जो हमारी कनेक्टिविटी को रोज़ काटती फिरती है, इसको भी अगर हम बंद कर दें तो इन्वेस्टर का
इतमाद भी बहाल हो सकता है। और हम कोई वजह नहीं है कि अगर वियतनाम इसकी सिर्फ एक कंपनी 85 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकती है, तो हम 25 करोड़ आबादी के मुल्क में इतने टैलेंटेड नौजवान हमारे पास मौजूद हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? इसके ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।